नमस्कार, मैं हूं सीमाब नकवी और आप देख रहे हैं भारत समाचार। आज हमारे साथ एक अजीम शख्सियत राजेश पांडे जी मौजूद हैं स्टूडियो में। रिटायर्ड आईपीएस हैं और इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है वर्चस्व, उत्तर प्रदेश के एक आपराधिक कालखंड की सच्ची दास्तान। ये किताब है और ये किताब लगभग 6000 प्रतियां बहुत जल्द ही बिक गई हैं और ये 5वां संस्करण इसका किताब का मार्केट में आ चुका है। राजेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, उत्तर प्रदेश में 90 का दशक हम लोगों ने देखा। बड़ी बड़ी राइफलें, बंदूकें गाड़ियों में भर के लोग निकलते थे। अपराधियों से बाहुबली और बाहुबली से फिर माननीय बनने का सिलसिला लगातार जारी रहता था। आपने ये किताब लिखी है, इसमें तमाम लोगों का जिक्र है, लेकिन मुख्य रूप से श्री प्रकाश शुक्ला जो कि एक बहुत बड़ा अपराधी था, माफिया था, उसका जिक्र किया गया। एसटीएफ का गठन भी उसी के लिए हुआ था। ये एसटीएफ के गठन की कब जरूरत पड़ी, इसके बारे में लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपकी जबान से। वैसे तो बहुत कुछ सुना है, लोगों ने वेब सीरीज के माध्यम से देखा तमाम चीजों के लिए। देखिए, इस एसटीएफ के गठन के पहले का जो इन्वायरमेंट था, जो उसके पहले जो चीज़ें चल रही थी, इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। 90 का दशक इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस समय पुलिस बैकफुट पे थी और ये तमाम अपराधी, ये इनके अपराध अगर आप लिस्ट देखें तो 90 के दशक के अपराधी ही धीरे धीरे आगे चल के माननीय हुए और फिर विधानसभा लोकसभा में जाकर बैठे। आप अगर शुरू करें बिहार से तो शहाबुद्दीन से शुरू करें, शहाबुद्दीन हो गए। यहाँ उत्तर प्रदेश में वीरेंद्र शाही, हरिशंकर तिवारी हो गए, अमरमणि हो गए, सूरजभान हो गए, वहाँ पर मुन्ना शुक्ला हो गए। आज मुन्ना शुक्ला को वहाँ ब्रिजबिहारी प्रसाद के मर्डर में आजीवन कारावास सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म की है। ये सब अगर आप इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो ये सब 90 के दशक के अपराध करने वाले लोग थे। आप उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो तमाम लाइन से देखिए, मुख्तार भी उसी वक्त की देन है। उसी वक्त की देन इलाहाबाद के वो अपराधी हैं अतीक और उनका भाई अशरफ। सब अगर आप इनके क्रिमिनल हिस्ट्री देखेंगे तो सब 90 के दशक के हैं। 91, 92, 93, 94, 98, इन सब में इन लोगों ने बहुत एक से एक बड़े अपराध किए। और आप लोगों ने देखा होगा, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कम्युनिकेशन के बहुत अच्छे साधन हैं, जानकारी आसानी से आपको मिल जाती है। तो 90 का दौर वो दौर था। उसी समय कुछ हुआ यूं कि लखनऊ में दिलीप होटल में एक AK-47 चली, एक आदमी मारा गया। गोरखपुर के एक बड़े व्यवसायी थे भानु मिश्रा, उनको गोली लगी। विधानसभा चल रही थी, विधानसभा से 100-200 कदम दूर ये दिलीप होटल था। AK-47 जब गरजी, उसकी गूंज विधानसभा तक भी आई। मैं उस समय CO कैसरबाग था, वहाँ मौके पर पहुँचा। उसके पहले लखनऊ में ही एक बड़ी घटना हो गई थी। इंदिरा नगर में वीरेंद्र शाही का मर्डर हुआ था। वीरेंद्र शाही के लिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की पुरानी अदावट गोरखपुर से शुरू हुई थी। और कहा तो ये भी जाता है कि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह साहब जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, इन दोनों गैंगों के आपस के गैंगवार को रोकने के लिए ही वो गुंडा अधिनियम ले आए थे। आज भी है और आज भी बड़ा कारगर है वो। तो इन दोनों की अदावट अपने चरम पर थी और उसी वक्त वीरेंद्र शाही का वहाँ मर्डर हुआ। दिन में हुआ, 11 बजे हुआ। एक छोटे बच्चों का स्कूल था, उसके सामने हुआ। 300-400 लोगों ने उस दिन, स्कूल का रिजल्ट डे था, बच्चों के साथ उनके पेरेंट आए थे रिजल्ट लेने के लिए, मार्कशीट लेने के लिए। उन सब की मौजूदगी में लबे सड़क दिन में 11 बजे उनको पहले पीछे से गोली मारी, गिरा दिया, फिर आंखों में गोली मारी, मुंह में गोली मारी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि हार्ट किधर है, दाईं तरफ है कि बाईं तरफ। तो 5 गोली इधर मारी, 5 गोली उधर मारी। मैगजीन बदलता रहा और गोली मारता रहा और लोग तमाशा देखते रहे। सोच लीजिए क्या दौर रहा होगा कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी ये कहने की, ये बताने की, ये रोकने की कि क्या हो रहा है। थोड़ी देर में पुलिस आई, हम लोग भी फौरन भाग के मौके पर पहुंचे। पता लगा वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई है। फिर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई, सब पोस्टमार्टम हाउस में उनकी लाश रखी गई। और फिर जब एंट्री और एग्जिट बुलेट्स की गिनी जाने लगी
तो 112 एंट्री और एग्जिट, वीरेन शाही को 112 गोलियां 112 एंट्री एग्जिट, मतलब 60-70-80 गोलियां मारी गई होंगी। कुछ बाहर गिरी होंगी, कुछ बदन में गिरी होंगी। सर, तो ये श्री प्रकाश शुक्ला ने ही ये मर्डर किया था? मैंने बताया ना, कोई शक व शुबा नहीं थी, कह के मारा था कि तुमको फला तारीख के पहले मैं मार दूंगा। इसके पहले भी इन लोगों में आपस में गोली चली थी गोरखपुर में। वहाँ गोल मार्केट या कोई फेमस सी जगह है, वहाँ पर ये बच गए थे, इनके गनर की मृत्यु हो गई थी। उस समय सूरज भान और शिव प्रकाश ये सब पीछे से इनका पीछा कर रहे थे। AK-47 से वो मारने का प्रयास हुआ। AK-47 आ चुकी थी इन लोगों के पास? इन लोगों के पास असल में सूरज भान ने AK-47 का जो मजा चखा दिया था इन लोगों को, क्योंकि आप जानते हैं उस समय पुरुलिया ड्रॉप के वेपन्स जो AK-47 थे वो बिहार में जगह जगह ऊपर से ड्रॉप किए गए थे, लोगों के पास पहुंच गए, बाहुबली लोगों ने उनसे ले लिए, खरीद लिए या ज़बरदस्ती ले लिए। तो AK-47 उनके पास थी और उसी AK-47 का इस्तेमाल मैंने इसमें किताब में बहुत डिटेल में लिखा है कि वो AK-47 कैसे सूरज भान के पास आई, सूरज भान ने कैसे इसको कहा कि अगर तुम वीरेन शाही को मार दोगे तो तुम्हें एक AK-47 में दे। श्री प्रकाश सर, ये बदमाश कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, श्री प्रकाश बेसिकली देखिए ये गोरखपुर का रहने वाला है, आप सभी जानते हैं। और वहाँ स्थानीय तौर पर जब यूनिवर्सिटी के लड़कों में जब पॉलिटिकल जो झगड़े होते थे उसमें इसने इंटरफेयर किया और सबसे पहले ये कूदा। उस समय बिजनेस हुआ करता था केबल का, DTS तो अब आए हैं। पहले ये होता था कि एक आदमी को उसका लाइसेंस मिला, मान लिया शहर में लखनऊ में मिला या गोरखपुर में मिला, तो उसने सब जगह केबल तार से टीवी तक लगवा दिया। उसका किराया होता था 100, 150, 200, 250 रुपये, लोग 250 रुपये तक लोग कनेक्शन ले लेते थे, लेकिन वो भी थोड़े जो दबंग थे वो कई महीने उसका किराया नहीं देते थे। तो एरिया वाइज जो केबल संचालक था वो इस तरह के गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को बता देता था कि यहाँ आप वसूली करके ले आइए। तो गोरखपुर में अलग अलग हिस्सों में वसूली के लिए ये केबल संचालक ने दे रखा था। इसको लगा कि अगर ये हम पूरा का पूरा ले लें तो वो अलग अलग जो लोग केबल संचालक को पैसा वसूल के दिया करते थे उसमें से 20%, 10% उनको कमीशन उसका मिलता था, उनमें से एक एक की हत्या करनी शुरू की उसने। और लगातार 8 हत्याएं वहाँ पर की, जिनमें दुबे ब्रदर्स की भी है। दुबे 2 भाइयों की एक दिन बाद मायावती जी वहाँ चीफ मिनिस्टर थी जब, तो गोरखपुर में वो मंडलीय समीक्षा के लिए जाने वाले थे। उसके एक दिन पहले ही एक भाई को तो उसके घर में घुस के गोली मार दी। वो उस पर जिप्सी पे लाल बत्ती लगा के और एक आदमी वर्दी पहन के और 9mm की स्टेन रख के, और दूसरे भाई को कहीं शहर में चौराहे पे मार दिया था। बड़ा सनसनीखेज हुआ था और कुल मिला के उसने उस पर आधिपत्य जमा लिया। तब से उसकी, जैसे वो कहते हैं ना कि शहर में अब वो छोटे छोटे लोगों से डील करने वाले गुंडे हुआ करते थे कि तुमने 3 महीने का नहीं दिया, 4 महीने का नहीं दिया, और जब वसूलने वाले मारे गए तब वो श्री प्रकाश का नाम धीरे धीरे, पहले ये अशोक सिंह के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर लोगों को पता लग गया कि ये श्री प्रकाश शुक्ला ही है। ये कितनी टोटल हत्याएं की होंगी इसने अपने जीवन काल में? देखिए, जीवन काल में तो ये करीब करीब, जैसा ये जब जाने वाला था इसको किसी तांत्रिक ने बता दिया कि तुम 100 हत्याएं जब पूरी कर लोगे, 101 हत्याएं, तो तुम अजेय हो जाओगे, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। उस समय तक ये 90 से ऊपर हत्याएं कर चुका था पूरे देश में, जैसे बिहार में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में, कुछ नेपाल में, तो करीब करीब 90-92 हत्याएं ये कर चुका था। और इसे 100 पूरा करने की ललक थी कि 100 पूरा करके, और ये जा भी रहा था उसी सिलसिले में झारखंड, रांची जा रहा था। एक उसको बड़ी सुपारी मिली थी कि अब की बार वहाँ इकट्ठा सबको मारेंगे तो हमारा 100 पूरा हो जाएगा। तो लेकिन दहशत बहुत थी, इसी लखनऊ में ऐसी दहशत थी कि बस पूछिए नहीं। तो उस समय किसी ने, जैसे अजय राज शर्मा साहब ने, उनकी किताब है बाइटिंग द बुलेट, सुनते तो हम लोग भी थे और तमाम आपने देखा होगा समाचारों में, तमाम खबरों में, तमाम वीडियो क्लिप्स, वीडियो का जब चलन हुआ तो सैकड़ों वीडियो प्रोग्राम लोगों ने किए कि साहब कल्याण सिंह को मारने की सुपारी उसने ली थी। लेकिन ये बात हम लोगों तक कोई बहुत ही ऑथेंटिक या बहुत, जिसको वो कहते हैं कि वैसे सोर्स से नहीं आई थी कि हम भी कह सकें कि नहीं नहीं ये बात सही है। लेकिन सारे उस पर पर्दा उठाया अजय राज शर्मा साहब ने। उन्होंने जब ये किताब लिखी
तो उस पूरी घटना का जिक्र उसमें किया है कि कैसे उनको कल्याण सिंह जी ने बुलवाया। वो पहले लखनऊ में पोस्टेड थे, उनको सीतापुर के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पोस्ट कर दिया गया था, उन्हें वहाँ से बुलवाया गया। वो लिखते हैं उसमें, और उनका इस पे इंटरव्यू भी है, कि जब मैं पहुँचा तो कुछ परेशान से घूम रहे थे, टहल रहे थे अपने कक्ष में, और उन्होंने पूछा कि सर हुक्म करें, कैसे बुलाया गया मुझे। तब उन्होंने बताया कि मेरे मारने की सुपारी ली है और एक इस तरह का बदमाश है, और आप ऐसा करिए कि मैं आपको आज ही पोस्ट कर दूंगा लखनऊ, आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का चार्ज लीजिए और एक यूनिट ऐसी बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ शिव प्रकाश पर काम करे। कि मुख्यमंत्री से मैंने कहा कि साहब देखिए, मैं अपने हिसाब से अपनी टीम बनाऊंगा। एक तो उसमें 35 साल से ऊपर का कोई न अधिकारी होगा न कर्मचारी होगा। दूसरे, हमारी जो गाड़ियां हैं महिंद्रा की जीप, हम उसका पीछा नहीं कर पाएंगे। हमें नई गाड़ियां उसी किस्म की जिस किस्म की बदमाशों के पास हैं। तो उस समय उन्होंने 10 टाटा सूमो सैंक्शन कराई थी। पहली बार उत्तर प्रदेश पुलिस के पास सूमो आई थी पहली बार। उस समय वही सबसे अच्छी, बाद में तो और सफाई ये सब गाड़ियां आ गई जो हैं अभी एसटीएफ के पास, लेकिन उस ज़माने में वही गाड़ी थी टाटा सूमो गोल्ड या टाटा सूमो प्रीमियम, ऐसे कुछ नाम था। 10 गाड़ियां इकट्ठा गवर्नमेंट ने सैंक्शन की थी। उसमें आप भी थे? हाँ, मैं भी था उसमें। और उस ऑपरेशन में कुल 17 आदमी ही थे। उस समय हम लोग कुल 17 आदमी थे। किराए के एक मकान में एक ऑफिस खोला गया था। देखिए कितनी मुश्किल होती है जब एसटीएफ के ऑफिस खुलने के एक जियो जारी किया, शासन से आया कि साहब फलां तारीख तक की यूनिट बन जाए। अब चूंकि मुख्यमंत्री का आदेश था, और ध्यान रखिएगा एसटीएफ को सिर्फ 6 महीने का समय दिया गया था। एसटीएफ का फॉर्मेशन, शुक्ला को मार गिराना है, 6 महीने का समय उन्होंने, देखिए एसटीएफ कुल 6 महीने के लिए गठित ही हुई थी उस समय, सिर्फ 6 महीने के लिए कंटिन्यू। हाँ, फिर बाद में 6 महीने के कंटिन्यू हुआ, फिर 6 महीने को, फिर परमानेंट हो गई। देश में पहली बार जी एक अपराधी या एक अपराधी गैंग के लिए एक यूनिट बनाई गई थी एसटीएफ। तो वो अपने आप की एक पहली घटना थी कि एक अपराधी या अपराधी गैंग के लिए एक पूरी यूनिट बनाई गई। और उस यूनिट में 17 लोग मात्र थे? कुल 17 लोग थे जिस समय ये एनकाउंटर हुआ। 6 महीने का समय था, 6 महीने के भीतर। अच्छा, ये जानकारी चाह रहे हैं कि कल्याण सिंह के मारने की सुपारी ली श्री प्रकाश शुक्ला ने, ये पूरे में चर्चा है कि एक चीफ मिनिस्टर को मारने की सुपारी ले ली, उतना बड़ा जिगरा हो गया उसका, लेकिन सुपारी दी किसने? सवाल यहाँ पे आके कुछ समझ में नहीं आता कि कौन ऐसा उस वक्त तैयार हो गया था जिसने सुपारी दी कि साहब कल्याण सिंह का खात्मा होना चाहिए। देखिए, ये भी कयास ही है। ये बात जब कंफर्म की अजय राज शर्मा साहब ने कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे मारने की सुपारी ली गई है, तो अजय राज शर्मा साहब तो ये पूछ नहीं सकते साहब किसने दे दी है। उन्होंने कहा भाई एक यूनिट बनाइए, अब इसका बहुत दहशत हो गई है, शहर में ही, लखनऊ में ही इसने इनको मार दिया, उनको मार दिया। एक विवेक श्रीवास्तव यहाँ लॉटरी डीलर हुआ करता था, प्रदेश का सबसे बड़ा लॉटरी डीलर था, और लाटूश रोड पर शाम को 7 बजे जब वो अपना लॉटरी हाउस, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें केवल लॉटरी का काम करता था, वो उसका मालिक था, वो लौट रहा था तो 20 लाटूश रोड पे उसको 20 गोलियां मारी, उसकी हत्या कर दी। अपने एक बहनोई को किसी लॉटरी की एजेंसी दिलाने के लिए उससे कहा था, उसने मना कर दिया था कि हम नहीं देते, हमारे आदमी काम कर रहे हैं। इस पर उसको वहाँ मार दिया था। तो इस तरह की दहशत लखनऊ में ही, और बड़ी दहशत की यहाँ पर सोलोमन एंड सोलोमन एक सबसे बड़ी दवा की कंपनी है। उस कंपनी के जो मालिक थे वो के रस्तोगी साहब थे। उनको 3-4 बार ये फ़ोन कर चुका था पैसे के लिए कि इतना पैसा पहुंचा दो, नहीं मैं मार दूंगा। रास्ते में उनको ओवरटेक किया, वो समझ गए कि कोई बदमाश हैं, तो उन्होंने गाड़ी तेज कर दी, गाड़ी उसकी गाड़ी में टकरा गई, ये उतरा उसमें से और इसने के रस्तोगी को गोली मार दी। के रस्तोगी मौके पे आप उस पे थोड़ा सा बच के निकल गए। सुपारी किसने दी? ये नहीं, सुपारी मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो भी कयास ही है। धीरे धीरे जो तार उसके जुड़े, जो धीरे धीरे उसकी बातें समझ में आई, तो बात ये समझ में आई कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी। उनके बेटे जो आज भी माननीय विधायक हैं, वो और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की जो पत्नी थी, वो मिनिस्टर भी थी, वो ढूंढ रहे थे क्या वजह है। वजह जो उस समय निकल कर आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो साक्षी महाराज हैं ये और एक विजय सिंह वहाँ के अपराधी नेता थे फर्रुखाबाद के, इन लोगों की कनाइवन से या इनसे उनकी हत्या की गई, ऐसा बताया गया। और वो लोग भी अपने स्तर से इसको ढूंढ ही रहे थे, लेकिन चूंकि कल्याण सिंह की सरकार थी तो बहुत ज़्यादा विवेचना आगे बढ़ नहीं पाई। लेकिन इन लोगों को ये शक था कि हो न हो
ये जो साक्षी महाराज हैं, चूंकि वो सजातीय हैं माननीय कल्याण सिंह जी के, तो मारना उनको था। बेसिकली उन्हें मारना ये था कि इसने मरवाया है और इसको हम मार देंगे, और बात भी श्री प्रकाश से उन्हीं अच्छा, के लिए तो हुई थी। ये ब्रह्मदत्त द्विवेदी के परिवार से या ब्रह्मदत्त द्विवेदी से क्या श्री प्रकाश शुक्ला की मुलाकात हुई जो उन्होंने इनको मारने के लिए बोला? नहीं नहीं, मुलाकात देखिए ऐसा है ना कि वो जब आदमी ढूंढ रहा है कि हमें बदला लेना है, और जिन लोगों से बदला लेना है वो सक्षम हैं और सरकार में हैं, तो और उस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई डेयरिंग अपराधी था तो श्री प्रकाश था। तो उस समय हल्का हल्का ये हो रहा था कि शायद हो सकता है कल्याण सिंह जी बदले जाएं, तो जो अगला नाम आता था वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी का आता था, और अचानक उनकी हत्या हो गई तो वो एक चैप्टर क्लोज हो गया। ये सुपारी की बात संभवतः साक्षी महाराज ने उनको बताई कि आपको मारने की सुपारी ली गई है, और फिर वो इस बात को मान बैठे। उनको मानते भी थे बहुत कि साहब वो एक ही बात है, चाहे उनको मारने की चाहे उनको मारने की बात हो। हाँ, लेकिन ये कयास है हम लोगों का। इनकाउंटर की जो कहानी है श्री प्रकाश शुक्ला की, वो क्या कहानी है, कहाँ पे वो था? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला को उठाया अलग जगह से गया था, मारा कहीं और गया है। ये एक चर्चा रहती है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है कि कोई भी एनकाउंटर हुआ हो, कोई भी बड़ा, आप वीरप्पन के एनकाउंटर को देख लीजिए या और भी किसी बड़े अपराधी के एनकाउंटर, तो उसमें तमाम तरह की थ्योरीज आती हैं। जी, तो ये श्री प्रकाश शुक्ला को किस तरह हाँ, का क्या, मारने की जो बात आप कर रहे थे, मारने की बात, तो हम लोगों ने फिर ट्रैक करना शुरू किया। एक बार पता लग गया कि इसी तरह से लोकेशन पता लगती है। फिर दिल्ली जब ये गया तो दिल्ली में यानी मोबाइल से ही ट्रैक किया? मोबाइल से ही ट्रैक किया, मोबाइल से ही फिर इसकी लोकेशन मिलने लगी कि आज यहाँ पहुँच गया, आज यहाँ पहुँच गया, आज यहाँ पहुँच गया, आज इसको कल इसको उसकी प्लेन छूट गई थी तो उसको चेंज कराने के लिए अनुज से कहा। अनुज पहले कभी ईस्ट वेस्ट एयरवेज में काम भी कर चुका था, तो उससे कहा गया कि इसको बदल दो। उसने कहा साहब अब तो नया ही खरीदना पड़ेगा। फिर किस फ्लाइट में इन लोगों ने कराया ये पता लग गया। हम अरुण कुमार साहब सब एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो वहाँ सिक्योरिटी वाले थे, एसपी एयरपोर्ट सिक्योरिटी, उनसे मिले। उन्होंने मना कर दिया कि साहब हम यहाँ से आपको ले नहीं जाने, हाँ नहीं अरेस्ट करने देंगे, और अरेस्ट आप करेंगे तो आप जो हमारा मजिस्ट्रियल कोर्ट है वहाँ प्रस्तुत करेंगे, फिर आप ट्रांजिट रिमांड लीजिए। लेकिन चूंकि हम लोगों की वो मंशा थी ही नहीं अरेस्ट करके और फिर ये तमाशा करने की, तो फिर वो बात छोड़ दी गई। ये हुआ कि यहाँ आने से पहले हम उसका इंतज़ाम करेंगे, कि वो एयरपोर्ट पे घुसने के पहले ही फिर वो देखा गया कि वो क्या उसकी शक्ल सूरत है, गाड़ी कौन सी है, किस गाड़ी से जाएंगे, असलहे वो गाड़ी में छोड़ेगा या कहीं छोड़ के आया है। ये सब धीरे धीरे करके हम पूरी टीम हम लोगों की उससे, और फिर जब वो एयरपोर्ट की तरफ आ रहा था, वहीं चांस होता है जैसे हम लोग किसी को ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है, एक फ़ोटोग्राफ है, बाकी लोगों की फ़ोटोग्राफ भी नहीं है, लेकिन समय कितने बजे तक वो आ जाएगा चेक इन करने के लिए, कितने बजे तक वो गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, ये सब अंदाज़ लगा के हम लोगों ने रोका, और फिर वो भागा वहाँ से। हम लोगों ने पीछा किया, कंफर्म हो गया कि वही है, और फिर गाज़ियाबाद में एक जगह। कितनी दूर दौड़ाना पड़ा आप लोगों को? दौड़ाना पड़ा होगा हमारे ख्याल से 30-35 किलोमीटर। वो निकलता रहा, भागता रहा, निकलता रहा, भागता रहा, और कई बार चकमा देने की कोशिश की। अच्छा ये था, अरुण कुमार साहब एसएसपी गाजियाबाद भी रहे थे उस समय के, उनके पोस्ट किए हुए तमाम इंस्पेक्टर्स भी थे, तो सबको वो फ़ोन करके आने जाने वाले रास्तों पे इस गाड़ी के नंबर का पता करते रहे, किधर से गई किधर से गई, और हम लोगों को लोकेशन भी मिलती रही। और फिर फाइनली उसको वहाँ इंदिरापुरम में आगे जाने का रास्ता ही नहीं था, नहीं भागने की वहाँ से भी कोशिश करता। और जब वो जंगल फायरिंग उसने की थी? की थी जी। जब भाई कोई भी होगा बचने के लिए क्या नहीं करेगा, वो जानता था। देखिए शुरुआत के जो कन्वर्सेशन उसके टेलीफोन से सबको धमकाता भी था टेलीफोन करके, तो वो कहता था कि ऐसा नहीं है कि तुम ही लोग गोली चलाओगे, अगर हमको मार लोगे तो 4-6 उधर से भी मरेंगे। ये बात वो बहुत बार उसने रिपीट की है। नहीं तो उसके साथ और कितने लोग थे वहाँ पे? जो कुल 3 लोग थे, सीलो गाड़ी थी, वो 3 लोग थे। मैंने बताया ना कि वो कभी बड़े गैंग में उसका कोई यकीन ही नहीं था। वो 3 ही आदमी शुरू से थे, बीच में आनंद पांडे तीनों मारे गए? हाँ, तीनों मारे गए। इधर से कोई घायल? इधर से घायल होने का सवाल ही नहीं है। देखिए हम दिन की बात है, हम 11 बजे चेस कर रहे हैं उसे, हम देख रहे हैं वो जा रहा है, हम धीरे धीरे करके 12-13 लोग हो गए। 3-3 4-4 AK-47 थी हमारे पास, पिस्टल्स थी, सब कोई चीज़ की कमी नहीं थी। हम जानते थे कितनी देर गोली चलाएगा,
भाई 2 मैगजीन होगी, 3 मैगजीन, कितनी देर चलाएगा? और जिस जगह वो जाके वो जंगल झाड़ियों में, आगे रास्ता नहीं था, इंदिरापुरम जब बस रहा था, आज से 25-26 साल पहले की बात है, जो लोग वहाँ होंगे उन्हें आइडिया होगा, तो बस ही रहा था। और बस जब घेर लिया गया तो कितना भागेगा, हम जानते थे कि नहीं भागेगा। अच्छा, उसकी फोटो कैसे मिली आपको? क्योंकि उसका कोई चेहरा तो था ही नहीं, ना उसकी कोई फोटो थी, पुलिस वालों के पास भी नहीं थी, एसटीएफ के पास भी नहीं थी। कैसे फोटो की व्यवस्था कर लिया आप लोगों ने? सीमा भाई देखिए, एक बात आप ये समझिए कि और कोई तरीका था नहीं, सीसीटीवी उस समय हुआ नहीं करते थे कि हम कहीं भी जाते समय और उसका फोटोग्राफ उसमें से निकाल लें। एसटीएफ जब बनाई गई तब भी एसटीएफ की बड़ी छीछा लेदर हुई अखबारों में, वो कटिंग आज भी मेरे पास है। कई दिनों तक लगातार अखबारों में छपा, सब अखबारों में, कि ये कैसे मार लेंगे। फोटो तो उनके पास फोटो भी नहीं है, पहचानने वाला कोई नहीं है। तो ये पता लगा कि साहब वो जानता था कि फ़ोटो निकलेगी, फ़ोटो सबके पास आएगी, फिर इनाम घोषित करेंगे, फिर तमाम तमाशा होगा। तो उसने गोरखपुर में ये कहा था कि अगर किसी ने फ़ोटो हमारी पुलिस तक पहुंचा दी तो मैं उसे मार डालूंगा। और एक शंका के आधार पर उसने वहीं गोरखपुर में एक फोटोग्राफर को दुकान से खींच के शाम को 4 बजे मार्केट में ही मार दिया था। तो उसको ये अंदाज हुआ या उसे ये शक हुआ कि पुलिस वाले उसके पास गए हैं कि उसकी कैसेट निकाल के उसमें से फोटोग्राफ निकाल दीजिए। गोरखपुर पुलिस भी बहुत प्रेशर में थी, क्योंकि वहीं का रहने वाला था, कभी उसके भाई को उठाते थे, कभी इसको उठाते थे, कभी उसको उठाते थे। तो उसको जब मार दिया तब ये पता लग गया कि फोटो के लिए ये किसी को मार सकता है। तो ये कहा गया कि पहला काम करो, वो जब मिलेगा तब मिलेगा, फोटो पहले ढूंढो, क्योंकि ये बड़ा आरोप है। ऊपर से भी कहा गया क्या यार तुम लोग 2 महीने से घूम रहे हो, अभी तक फोटो नहीं है तुम्हारे पास। तो ये परेशानी थी कि कैसे किया जाए। तो मुखबिर ने बताया साहब एक उसका रिश्तेदार फलानी जगह रहता है और उसके यहाँ भी वो जब लखनऊ आता है तो आता जाता है। तो सब लोग पहुंचे, सारे लोग, पूरी एसटीएफ। अब थोड़े से लोग ही थे उसमें, अरुण कुमार साहब भी थे, सब लोग गए, उसको घेरा गया। घर में वो मिल गया, उसका बहनोई बहन, चचेरी या ममेरी बहन थी वो। सब लोग मिल गए तो उसको पूछा जाने लगा, कुछ थोड़ा फोर्स का भी इस्तेमाल किया गया कि भाई यहाँ आया होगा, और वो मना करते रहे कि नहीं साहब नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, और नहीं आया है, वो कभी नहीं आता, वो किसी का नहीं है। 100 गाली भी दी ताकि पुलिस वालों को यकीन हो जाए कि हमारे संबंध नहीं है। उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियां थीं, वो दूसरे कमरे में उनके माँ बाप के साथ, पुलिस थोड़ी सख्ती कर रही थी, रो रही थी। वहाँ हम लोग पहुँचे, कुछ लोग, क्यों रो रहे हो बेटा? तो उन्होंने कहा मेरे मम्मी पापा को कोई मार रहा है, पुलिस वाले हैं आप लोग, ये वो ना। उसने भी जो उसकी तकलीफ़ थी उसने बताई। तो उससे कहा गया बेटा कुछ मार वार नहीं रहे हैं, पूछ रहे हैं खाली कि क्या मामा तुम्हारे आए थे क्या यहाँ पे? बोले हाँ अंकल आए थे, हमारी बर्थडे पर आए थे। उनका बेटा उसकी कोई फ़ोटो तो होगी? बोले हाँ अंकल है हमारे पास फ़ोटो। उसने बेचारी ने कॉपी में 3-4 हार्ड कॉपी ही रहा करती थी उस ज़माने में, फ़ोटो का और कोई तरीका था नहीं, मोबाइल थे नहीं कि आप मोबाइल में निकाल के दिखा दीजिए। तो उसने 2-3 फ़ोटो और बताया कि ये मामा हैं, बस अपना काम हो गया। अच्छा, फिर कहा गया कि आ जाइए सर, मिल गई फ़ोटो। सब अधिकारी इकट्ठा हुए, बहुत अच्छा हुआ। तब तक वो दोनों भी आ गए, उसके बहन बहनोई। और वो रोए ना तो रोए कितना कि साहब वो कल मार देगा। तो उससे कहा गया कि भाई तुम्हारा साला है, तुमको क्यों मार देगा? बोले साहब कोई साला बहनोई नहीं, जैसे ही ये फ़ोटो देखेगा वो पता लग जाएगा कि बर्थडे की फ़ोटो है और हमारे यहाँ के सिवा कहीं से मिल नहीं सकती, मार डालेगा वो। तो फिर अरुण कुमार साहब ने कहा ये बात सही है, हमको फ़ोटो मिली है और हमें इसे प्रोटेक्ट करना होगा, तो कुछ ऐसी तरकीब निकालो कि ये पता न लगे कि फ़ोटो कहाँ से मिली है। खैर फ़ोटो लेके मैं आया, चूँकि मैं हज़रतगंज में पोस्टेड था, सीओ हज़रतगंज। तो जहाँ कैफ़े कॉफ़ी डे है आजकल, वहाँ कॉर्नर पर वो पोस्टकार्ड उस ज़माने में हीरो हीरोइन के मिलते थे, वो तार बांध के लगाए रहते थे, किनारे 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 सब लगे रहते थे। बहुत कोशिश की मैंने उसमें देखने की किससे मैच कर रहा है। तो अल्टीमेटली सुनील शेट्टी की एक फ़ोटोग्राफ पे नज़र हमारी पड़ी कि इससे कुछ, बेसिकली हमें गर्दन से मतलब था कि मोटी पतली ऐसी गर्दन हो कि उस पर हम फिट कर दें। तो वो देखा, वो उससे लिया मैंने। उस ज़माने में 5 रुपए का एक पोस्ट कार्ड मिलता था, वो लिया और फिर वहीं से सीधे मैं अमर फैक्स वाले बंटी भाई के पास गया, क्योंकि कलर्ड फ़ोटोकॉपी उन्हीं के यहाँ लखनऊ भर में और कहीं कलर्ड फ़ोटोकॉपी नहीं होती थी। उनके यहाँ गए और उनसे कहा कि बंटी भाई ये ऐसा करो, ये सुनील शेट्टी वाली ये गर्दन है, ये वहीं बैठ के कैंची से निकाली और इसकी फ़ोटो में से इसका चेहरा निकाला।
तो मैंने कहा इसको कुछ ऐसा करो, कोई तुम्हारे यहाँ अगर अच्छा सा बनाने वाला हो तो ये पता न लगे कि गर्दन जोड़ी हुई है किसी दूसरे फ़ोटो में। अरे बोले 2 मिनट में हो जाएगा, अब तो बहुत से ढेर सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो खैर वो उन्होंने उसको बनाया और उसकी वो जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ होती हैं, हमने बोले कितने चाहिए, हमने कहा 50 दे दीजिए। 50 उन्होंने बना दी और अरुण कुमार साहब ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे अखबारों में बांट दी। फोटोग्राफ साहब सब पूरे उस ज़माने के सारे अखबार और सारे टीवी पे शिव प्रकाश की फ़ोटो चली कि साहब ये है, और वो डेनिम का शर्ट पहने हुए हाँ सुनील शेट्टी वाली वो बिल्कुल। तो चेलों ने उसके बताया कि भैया कल तो फ़ोटो आपकी छप गई। तो उन्होंने कैसी फ़ोटो, उनका साहब उसमें डेनिम की शर्ट। बोले हम कभी ज़िंदगी में नहीं पहने हैं डेनिम की शर्ट। उनका लेकिन भैया फ़ोटो आप ही की है। तो दिमाग बहुत लगाता रहा वो कि साला ये फ़ोटो डेनिम की शर्ट वाली फ़ोटो हमारी। बोले नहीं किसी दूसरे की होगी, गलत देखा है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा करो, सारी फ़ोटोग्राफ जितनी अखबारों में निकली है काट के एक लिफाफे में करो और फलां जगह दे के आना तो हमको मिल जाएगी। दूसरे तीसरे दिन फ़ोटो मिल गई इसको। तो फिर लौंडे ने फ़ोन किया, भैया देखा फ़ोटो मिली? बोले हाँ मिल गई यार, फ़ोटो तो हमारी है। और वो एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ये बात उसको नहीं पता लग पाई कि फ़ोटो पुलिस वाले कहाँ से पाए थे। यूपी में तमाम उस वक्त राजनीतिक दल थे, बड़े नेता थे, बाहुबली थे। संरक्षण कौन देता था श्री प्रकाश शुक्ला? क्योंकि बिना संरक्षण के तो जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति इतना ज्यादा नहीं पनप सकता है। देखिए एक तो उनका उसको संरक्षण गोरखपुर में अमरमणि दिया करते थे। अमरमणि त्रिपाठी इसलिए देते थे कि उनको अपने 100 काम कराने होते थे, लेकिन अमरमणि से भी उसकी अदावट हो गई। अमरमणि ने उससे कहा था कि कैंट की पुलिस, वहाँ के सीओ और वहाँ के फलाने ढिकाने हमारे भाई को बहुत तंग कर रहे हैं। थाने पे ले जाके मेरे जो सबसे बड़ा भाई था ओम प्रकाश शुक्ला, बोले कि उनको बहुत मारा है, इनका ट्रांसफ़र करा दो। अमरमणि कहता रहा कि हाँ आप करा दूंगा, तब करा दूंगा, कैसे करा दूंगा, फलाना करा दूंगा, ढिकाना करा दूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। क्योंकि कल्याण सिंह को आप जानते हैं कि वो इस सब मामलों में बिल्कुल हाँ 1% भी इधर उधर होने वाले आदमी नहीं थे। इसने चिट्ठी लिखी होगी, इधर उधर की बात की होगी, लेकिन वो ट्रांसफ़र हुआ नहीं। तब एक इसमें मैंने पूरा वर्णन बताया है कि वो अमरमणि यहीं बहुखंडी में रहा करते थे। वो एक दिन गुस्से में, फिर इसको पता लगा, फिर पुलिस उठा ले गई ओम प्रकाश को। फिर ये गुस्से में AK-47 वाला बैग लेके और उनके यहाँ पहुँच गया, धड़धड़ाता हुआ भीतर। मंत्री थे उस समय, धड़धड़ाता हुआ भीतर पहुँच गया अमरमणि त्रिपाठी के। इसको देखते ही सब खड़े हो गए। अमरमणि अरे कैसे आ गए, कैसे आ गए, क्या हुआ? इसने मेज़ पे रखी, वो बोली देखो बहुत दिन से कह रहे हैं तुम बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे। और फिर AK-47 निकाली उसने। उनका देखो ये है, इसको वही गोल मार्केट या जो भी कहते हैं वहाँ पर, गोल बाज़ार कहते हैं, तो बहुत पॉश इलाका है गोरखपुर का। बोले वहाँ चलाऊँगा एक मैगज़ीन तो ये सब हट जाएंगे अपने आप, उसी दिन शाम को हट जाएंगे, SSP भी और ये सारे लोग हट जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, फिर वहाँ जोड़ता रख लो रख लो रख लो। वहाँ और जो लोग मिलने जुलने वाले आए थे वो सब भाग खड़े हुए। सिराज भाई भी थे उसमें, सिराज मेहंदी साहब अभी तो बेचारे बीमार पड़े रहे। शरीफ आदमी। अच्छा वो मिलने गए थे, वो भी अमरमणि से? हाँ वो अपने काम से गए होंगे। और मैं चूंकि जौनपुर में रहा हूँ, सिटी में जानता हूँ, बहुत ही शरीफ आदमी है। वो बेचारे बाथरूम में घुस गए, घंटों न निकले वहाँ से। सिराज में हाँ मैंने लिखा है इसमें। फिर वो जब पता लगा कि नहीं चला गया है, बाहर आए, 1 घंटा श्री प्रकाश शुक्ला के डर से बाथरूम में बंद रहे। लेकिन फिर उन्होंने तुरंत ही वहाँ से आए, करमवीर सिंह साहब IG थे, और करमवीर सिंह साहब को पूरी बात बताई कि साहब मैं इसलिए बताने आया हूँ, कल को ये ना हो कि साहब ये भी वहीं थे और फिर हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए। इतने शरीफ आदमी हैं वो। फिर हम लोगों को बुलाया गया, फिर डाटा भी गया कि वो यहीं घूम के चला गया, अमरमणि के यहाँ था और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। देखिए सिराज मेहंदी साहब के साथ ये हुआ, वो पूरी बात बताई उन्होंने। तो एक तो ये था। दूसरा, सूरज भान के जितने पॉलिटिकल कनेक्शन थे बिहार के, चूंकि उसका दखल गोरखपुर में भी था, तो ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लोग थे सूरज भान के कांटेक्ट के, उनसे भी वो इनकी मदद कराया करता था। हरिशंकर तिवारी भी संरक्षण देते थे। हाँ हरिशंकर तिवारी भी संरक्षण देते थे। तो वो सब पूरा एक जो ग्रुप था वो इसकी मदद कराया करता था। बहरहाल ये किताब राजेश पांडे जी द्वारा लिखी गई है, वर्चस्व किताब का नाम है, और इसकी कीमत 399 रुपये।
बहरहाल जो भी कहानियाँ किस्से हैं वो सच्चे हैं इस किताब में, और राजेश पांडे बेहद ही बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते भी हैं और लिखते भी हैं। भारत समाचार में आज रिक्वेस्ट हुआ, वो आए यहाँ पर और उन्होंने अपनी तमाम बातें विस्तार पूर्वक बताई कि कैसे श्री प्रकाश शुक्ला जन्मा और कैसे मारा गया। तब तक के लिए नमस्कार।